कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने पर्दे पर सपनों के महल खड़े किए और एक ऐसी आवाज की जिसने लाखों दिलों में मोहब्बत जगाई। वो थे गुरुदत्त, हिंदी सिनेमा के सबसे संवेदनशील फिल्म मेकर। और वो थी गीता दत्त, जिनकी आवाज में रूह बसती थी। उनकी मोहब्बत फिल्मों से शुरू हुई और शादी तक पहुंची, लेकिन किस्मत ने इसे एक दर्दनाक मोड़ दे दिया। आइए चलते हैं 1950 के उस दौर में जहां संगीत, सिनेमा और मोहब्बत तीनों ने मिलकर लिखा एक ऐसा अफसाना जिसे आज भी सुनकर दिल भर आता है। नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई मोहब्बत की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है गुरुदत्त और गीता दत्त की। सन 1925 9 जुलाई पंजाब के भाटिया परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ये नाम सुनकर शायद कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का वो चेहरा बनेगा जिसे पूरी दुनिया गुरुदत्त के नाम से जानेगी। गुरुदत्त का जन्म बेंगलुरु, मैसूर प्रेसिडेंसी यानी कि आज के कर्नाटक में हुआ, लेकिन उनके शुरुआती साल कई अलग अलग शहरों में बीते। उनके पिता देवानंद पादुकोण एक स्कूल टीचर थे जो बाद में बैंक में काम करने लगे। उनकी माँ वसंती देवी पादुकोण एक अध्यापिका थी और घर में कन्नड़ और हिंदी दोनों भाषाओं का माहौल हुआ करता था। गुरुदत्त के घर का माहौल सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध था। पढ़ाई थी, संगीत था और साहित्य था। और जब तीनों चीजें मिलती हैं तो बचपन में जो गहराई घुलती मिलती है वो खुद भी इंसान समझ जाता है। उनके माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, लेकिन किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। गुरुदत्त का बचपन आसान नहीं था। पिता की नौकरी ट्रांसफरेबल थी, इस वजह से उनका बचपन बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई के बीच घूमता रहता था। हर बार नए स्कूल, नए दोस्त और नई भाषा और नया माहौल। ये बदलाव उन्हें कम उम्र में ही एक ऑब्जर्वर बना देता है। शायद यही कारण है कि बाद में उनकी फिल्मों में इंसानी भावनाओं की इतनी गहरी समझ दिखाई देती है। गुरुदत्त को बचपन से ड्राइंग और म्यूजिक में दिलचस्पी थी। स्कूल के फंक्शंस में नाटक करते और कविता सुनाते और कभी कभी डांस भी कर लेते थे। उनकी माँ ने नोटिस किया कि बेटा पढ़ाई से ज्यादा तो कला में मन लगाता है, इसलिए उन्होंने उसे कलकत्ता के उड़ीसी स्कूल ऑफ डांस में एडमिशन दिला दिया, जहां गुरुदत्त ने डांस की बारीकियां सीखना शुरू किया। लेकिन जिंदगी का मोड़ आसान कहाँ होता है। जब गुरुदत्त महज 16 साल के थे तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर का खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना और छोटे मोटे काम करना पड़ा। इस दौर ने उन्हें जिंदगी का असली स्वाद चखाया, संघर्ष का स्वाद। उन्हें जल्द ही पुणे के प्रभात फिल्म कंपनी में एक छोटी सी नौकरी मिल गई, कोरियोग्राफर और डांसर के असिस्टेंट के तौर पर। यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। गुरुदत्त जब प्रभात फिल्म कंपनी पुणे पहुंचे तो उनकी उम्र महज 17 साल थी। वो डांसर और कोरियोग्राफर के असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे। यहाँ उनका सामना फिल्मी दुनिया की असली चमक दमक से हुआ। लाइट्स थी, सेट था, कैमरे थे और एक्टर्स थे, और उनके मन में धीरे धीरे एक सपना जन्म लेने लगा, फिल्म बनाना, और एक ऐसी फिल्म जो दो लोगों के दिलों को छू ले। प्रभात स्टूडियोज में ही उनकी मुलाकात देवानंद साहब से हुई। ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि आगे चलकर बॉलीवुड की एक शानदार क्रिएटिव जोड़ी भी बनी। गुरुदत्त तब तक पर्दे के पीछे थे, लेकिन उनकी कहानी, कहने का तरीका और स्क्रिप्ट पर पकड़ और विजुअल सेंस ने सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद प्रभात में काम करने के बाद गुरुदत्त को बॉम्बे आना पड़ा क्योंकि स्टूडियो बंद हो गया था। यहाँ उन्होंने फ्रीलांस कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया, लेकिन उनका मन सिर्फ डांस में नहीं बल्कि फिल्मों में लगता था। देवानंद साहब ने अपनी नई फिल्म कंपनी
नवकेतन फिल्म्स में उन्हें डायरेक्शन का मौका देने का वादा किया। देवानंद ने अपना वादा निभाया और गुरुदत्त को बाजी डायरेक्ट करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही और उस जमाने के लिए बेहद मॉडर्न भी थी। लोगों ने एक नए तरह के निर्देशन को महसूस किया। कैमरे के एंगल, लाइटिंग और किरदारों की गहराई सब कुछ अलग था। बाजी के बाद गुरुदत्त का नाम इंडस्ट्री में तेजी से फैलने लगा। उन्होंने जाल, आर पार और सीआईडी जैसे फिल्मों से साबित कर दिया कि वो सिर्फ हिट फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर नहीं हैं, बल्कि कहानियों को जीने वाले शख्स भी हैं। यही वो दौर था जब उनकी मुलाकात हुई जिंदगी में रोशनी लाने वाली गीता दत्त से। एक गायिका, एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द था, मोहब्बत था और जादू था, और आगे चलकर उनके दिल की धड़कन बन गई। गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर यानी कि पूर्वी बंगाल के एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। उनका असली नाम गीता रॉय था। बचपन में गीता गांव के मंदिर में भजन करती थी और उनकी आवाज में इतनी मिठास होती थी कि लोग सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। गीता का परिवार 1942 में कोलकाता और फिर मुंबई आ गया। दूसरे विश्व युद्ध और बंगाल के अकाल के समय उनका परिवार बहुत कुछ खो चुका था, लेकिन एक चीख उनके साथ थी, गीता की, गायिका की। मुंबई में उनका दाखिला पुणे स्कूल ऑफ म्यूजिक में हुआ, जहां उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। साल था 1946। वो महज 16 साल की थी। एक दिन वो स्टूडियो के पास से गुजर रही थी, तब संगीतकार हनुमान प्रसाद ने उनकी आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत गीता को अपने फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का मौका दिया। हालांकि यह फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन गीता की आवाज ने इंडस्ट्री में हलचल जरूर मचा दी थी। गीता दत्त की किस्मत 1947 में चमक गई, जब संगीतकार के हनुमान प्रसाद और एस.डी. बर्मन ने उन्हें फिल्म दो भाई में गाने का मौका दिया। गीत था मेरा सुंदर सपना बीत गया। रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया। लोग उनकी आवाज और दर्द को मिठास में खो गए। गीता की खासियत थी कि उनकी आवाज में अपनापन और खालिस भावनाएं होती थी। वो गाना सिर्फ गाती नहीं थी, बल्कि उसे जीती थी। 1948 से 1950 के बीच उन्होंने कई हिट गाने दिए। तड़पन, बीती दिन, रैन, आएगा, आने वाला, ये रात ये चांदनी, और उनका नाम हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के लिस्ट में होने लगा। 1950 के शुरुआती सालों में गुरुदत्त अपने फिल्म बाजी के लिए नए वॉइस टोन की तलाश में थे। देवानंद ने उन्हें गीता रॉय का नाम सुझाया। स्टूडियो में गीता रॉय आई, साड़ी में, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में हल्की सी झिझक। गुरुदत्त ने उनसे एक गाना सुनाने को कहा। गीता ने बिना किसी तैयारी के गाना सुना दिया। कमरा में सन्नाटा था, हर सुर में दर्द और हर अल्फाज में मोहब्बत का रंग। गुरुदत्त बस उन्हें देखते रह गए, मानो आवाज के साथ साथ उनकी रूह भी सुन रहे हों। बाजी की रिकॉर्डिंग के दौरान गुरुदत्त और गीता एक दूसरे से बार बार मिलने लगे। गुरुदत्त गाने के हर शब्द पर ध्यान देते और गीता उनकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली महसूस करती। वो सिर्फ डायरेक्टर गायिका का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो संवेदनशील दिलों का जुड़ाव था। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद भी वो बातें करते, कभी फिल्म के बारे में और कभी जिंदगी के बारे में। गुरुदत्त की गंभीर और सोच समझी शख्सियत गीता को खींचने लगी, और गीता की हंसमुख और खुली सोच और गहरी आवाज गुरुदत्त के दिल में जगह बनाने लगी। जब बाजी रिलीज हुई तो गाने और फिल्म दोनों सुपरहिट हो गए। गुरुदत्त ने गीता को बधाई देने के लिए फूलों का गुलदस्ता भेजा, जिसमें एक छोटा सा नोट भी था, तुम्हारी आवाज मेरी कहानियों की रूह है। ये वो पल था जब गीता समझ गई थी ये रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा। आने वाले फिल्मों में गुरुदत्त ने गीता को अपने ज्यादातर गाने गवाने शुरू कर दिए। सेट पर, रिहर्सल्स में और रिकॉर्डिंग रूम में दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती थीं। उनकी मोहब्बत चुपचाप परवान चढ़ रही थी और इंडस्ट्री में लोग इस जोड़ी की चर्चा करने लगे थे।
साल आया 1953। गुरुदत्त और गीता रॉय का रिश्ता अब सिंध इंडस्ट्री की अफवाह नहीं रहा, बल्कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत थी। गुरुदत्त अपने काम के मामले में बेहद गंभीर और इमोशनल इंसान थे, जबकि गीता एक चुलबुली, खुशमिजाज और हंसमुख शख्सियत हुआ करती थी। शायद यही अलग स्वभाव एक दूसरे को पूरा कर रहा था। गुरुदत्त ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में गीता से शादी करने का फैसला लिया। 27 मई 1953 को मुंबई में एक सादा लेकिन बेहद भावुक समारोह में दोनों ने 7 फेरे लिए। गीता रॉय अब गीता दत्त बन गई, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपनी पहचान में भी। शादी के बाद शुरुआती साल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। गुरुदत्त अपने फिल्म करियर में लगातार आगे बढ़ते रहे। आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी हिट फिल्में आ रही थी। दूसरी तरफ गीता दत्त अपने करियर के शिखर पर थी। उनकी आवाज हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद हो गई थी। शाम को घर लौटने पर दोनों की बातें होती थी। गुरुदत्त शूटिंग के किस्से सुनाते और गीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो की मस्ती। उनका घर संगीत और हंसी और फिल्मों की चर्चाओं से भरा रहता था। गुरुदत्त की फिल्मों में गीता की आवाज एक रूह की तरह होती थी, चाहे वो बाबूजी धीरे चलना, ये लू मैं हारी पिया, जाने क्या तूने कही, ऐसे कई गाने उनकी फिल्मों की पहचान बन गए। दोनों एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाते और इंडस्ट्री में परफेक्ट कपल कहे जाने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों की तरह नहीं रहती। गुरुदत्त का स्वभाव बहुत गंभीर और काम में डूबा हुआ था। वो एक एक सीन, एक एक डायलॉग और एक एक शॉट पर घंटों सोचते रहते, जिससे गीता को लगता कि उनका पति उन्हें कम समय दे रहा है। दूसरी तरफ गीता खुशमिजाज और सोशल लाइफ से भरी आदतें कभी कभी गुरुदत्त को खटकने लगे। 1956 में उनके घर पहले बेटे यानी कि तरुण दत्त का जन्म हुआ। बेटे ने दोनों के रिश्ते में एक नई मिठास भर दी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ा दिया। गुरुदत्त और गीता दोनों ही काम में इतने व्यस्त थे कि कभी कभी एक दूसरे के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो जाता था। गुरुदत्त अपने हर प्रोजेक्ट को लेकर जुनूनी थे। वो शूटिंग सेट पर घंटों बिताते, एडिटिंग रूम में देर रात तक काम करते और हर सीन को परफेक्ट करने की जिद में रहते थे। गीता को लगता था कि अब उनके पति अब फिल्मों से ज्यादा प्यार करते हैं। 1956 में गुरुदत्त ने फिल्म सीआईडी के लिए एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया, वाहिदा रहमान को। वाहिदा में मासूमियत थी और परफॉर्मेंस का हुनर भी। गुरुदत्त उनके टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी अगले फिल्म में लेने लगे। जैसे जैसे वाहिदा रहमान और गुरुदत्त की फिल्मों में नजर आने लगी, इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि गुरुदत्त और वाहिदा के बीच एक खास रिश्ता है। हालांकि इस खास रिश्ते पर कोई खास सबूत नहीं था, लेकिन गीता दत्त के दिल में शक का बीज जरूर उमड़ चुका था। गीता को लगता था कि वाहिदा रहमान सिर्फ फिल्मों नहीं बल्कि उनके पति की जिंदगी में भी जगह बना रही हैं। उन्होंने कई बार गुरुदत्त से इस बारे में बात की, लेकिन गुरुदत्त ने हमेशा इसे से प्रोफेशनल रिश्ता बताया। फिर भी गीता के मन में डर और असुरक्षा खत्म नहीं हुई। अब घर में बातचीत कम और खामोशी ज्यादा होने लगी। गुरुदत्त काम में डूब जाते, गीता अपने म्यूजिक शोज और रिकॉर्डिंग में। बेटे तरुण के लिए दोनों साथ होते, लेकिन उनके बीच अब वो पुरानी वाली हंसी और अपनापन बिल्कुल नहीं था। साल 1957 के बाद गुरुदत्त और गीता दत्त का रिश्ता धीरे धीरे औपचारिक सा हो गया। बाहर से वो अभी भी पति पत्नी थे, लेकिन भीतर से वो अपनी अपनी दुनिया में अलग पड़ चुके थे। गीता अपने गानों और बच्चों में व्यस्त रहती और गुरुदत्त अपने फिल्म में, सपनों में और अधूरे सीन में जिंदा रहते। कागज के फूल, सपनों का बिखरना। जी हाँ, 1959 में गुरुदत्त ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कागज से फूल बनाई। ये एक ऐसी फिल्म थी जो उनकी खुद की जिंदगी के दर्द को पर्दे पर उतार रही थी। फिल्म में एक डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस की कहानी थी और लोगों ने इसे उसकी और वाहिदा रहमान की कहानी से जोड़ दिया।
दुर्भाग्य से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और गुरुदत्त को इस असफलता से गहरा आघात पहुंचा। दूसरी तरफ गीता दत्त भी अपने करियर में कठिन दौर से गुजर रही थी। नई गायिकाओं के आने से उनका काम भी कम पड़ गया और निजी जीवन के तनाव और उनकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। वो अकेलेपन से लड़ने के लिए शराब का सहारा लेने लगी और आगे चलकर वही उनकी तबाही का कारण बना। 1960 में गुरुदत्त और गीता ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश की। उनके 2 बच्चे और हुए, दिव्या और नीलोत्पल, लेकिन पुरानी दरारें इतनी गहरी थी कि उन्हें भरना संभव नहीं हुआ। गुरुदत्त का गुस्सैल और अंतर्मुखी स्वभाव और गीता की नाराजगी व सुरक्षा दोनों के बीच एक दीवार बन गया। गुरुदत्त अपने भीतर के अकेलेपन से जूझ रहे थे। दोस्तों का कहना था कि वो अक्सर कहते थे कि मेरी फिल्म में मेरा सच है और सच में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। काम, तनाव और अवसाद जिंदगी धीरे धीरे खत्म कर रही थी। सिर्फ 39 साल की उम्र में 10 अक्टूबर 1964 की सुबह गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या और एक्सीडेंटल ओवरडोज के बीच माना गया, लेकिन असल वजह शायद उनकी टूटी हुई रूह थी। उनके जाने से बॉलीवुड में सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी चला गया। गीता दत्त ने कहा कि मुझे एक असहनीय झटका लगा है। उन्होंने आखिरी बार कहा था, अगर मैं उसे समझा होता तो शायद वो आज जिंदा होते। 1964 में गुरुदत्त के जाने के बाद गीता दत्त की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। वो बाहरी तौर पर अपने बच्चों के लिए मजबूत जरूर दिखती थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। गुरुदत्त की मौत के बाद उनका अकेलापन और डिप्रेशन बढ़ता गया। उन्होंने दर्द को भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया और अपनी सेहत को अंदर से खोखला करती रही। सिर्फ 41 वर्ष की उम्र में 20 जुलाई 1972 को गीता दत्त का लीवर सिरोसिस के कारण निधन हो गया। वो सिर्फ 8 साल गुरुदत्त के बिना जी पाए, वो भी पूरी तरीके से अधूरी और टूटे दिल के साथ। गुरुदत्त और गीता दत्त की मोहब्बत की कहानी आज भी बॉलीवुड के इतिहास में सबसे भावुक किस्सों में गिनी जाती है। गुरुदत्त की फिल्में और गीता की आवाज दोनों में एक अजीब सा दर्द और गहराई है। मन उनकी मोहब्बत और बिछड़ने का किस्सा हर प्रेम और हर सुर में जिंदा हो। आज भी जब वक्त ने किया क्या हंसी सितम और बाबूजी धीरे चलना, यह जाने क्या तू कहीं है, बसते हैं तो लगता है कि जैसे उनकी रूह वही कहीं आसपास एक दूसरे को ढूंढ रही हो। ये थी गुरुदत्त और गीता दत्त की प्रेम कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।